हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, किसी सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे, नॉट नेचर पे। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करे क्या, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, कौन कौन सा एग्जांपल है, इसके बारे में बात कर ले। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों को 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है जो पढ़ना है, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों को रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है, और हम लोगों को ओस्मोसिस पढ़ना है, ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग ओस्मोसिस जो होता है एक फंक्शन होता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ओस्मोसिस होता क्या है, सॉरी पहले रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे करते हैं। तो आइए हम लोग डिफाइन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ऐसा प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन का जो डिपेंड करे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। द प्रॉपर्टीज of solution which depends on number of particles of solute but not nature of solute, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, तो पहला हम लोगों को पढ़ना है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोगों को ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है हम लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा पढ़ना है हम लोगों को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हम लोगों को पढ़ना है ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये हम लोगों को 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। उसमें से हम अभी पहले इसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें जैसे हम लोगों को एक रिलेटिव है, एक लोअरिंग है और एक वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर के बारे में जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू करेंगे क्या होता है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे सारे। तो हम लोगों को अगर वेपर प्रेशर के बारे में बात करें, तो वेपर प्रेशर के बारे में, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, देखिए जब कोई लिक्विड को किसी कंटेनर में क्लोज कीजिएगा तो वो क्या करेगा, वो वेपर बनाएगा। इसमें ये लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, ये क्या बनाएगा, जैसे ही क्लोज कीजिएगा ये वेपर का फॉर्मेशन करेगा और कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर का ऊपर आ जाएगा और
यहाँ सरफेस से निकलेगा और ऊपर की ओर आएगा। फिर कुछ देर बाद क्या होगा, ये वेपर मॉलिक्यूल्स अपना एनर्जी लॉस करके फिर से लिक्विड में आने लगेगा। देखिए, अब लिक्विड से वेपर में जाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, इवेपोरेशन। और वेपर से लिक्विड में आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इस दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इस दोनों के बीच में मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो होगा दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो उस टाइम इसमें हम लोगों को मरकरी भरा रहता है। अब ये मरकरी का लेवल जितना ऊपर जाता है, Hg भरा रहता है, उससे हम लोग वेपर प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। तो इस कंटेनर में जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स जब क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, किसके, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो उस समय जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर हम लोगों को हुआ क्या, वेपर प्रेशर प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स when it is in equilibrium with liquid, उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्चुअली वो डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर जो डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है, तीसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सब पे प्योरिटी पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा है। देखिए, अब हम लोगों को ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें जैसे ही हम इनक्लोज करते हैं, जो एनर्जी होता है उस कंटेनर में, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है और वेपर बनाना स्टार्ट करता है। और वेपर बनाना स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इवेपोरेशन हो रहा है। और इवेपोरेशन के प्रोसेस को हम इवेपोरेशन हो रहा है। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो ऑब्जर्व किया है वो क्या कर देता है, लॉस कर देता है। काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देने की वजह से फिर से वापस वो लिक्विड में आ जाता है। लिक्विड में आने के बाद वो क्या कर लेता है, फिर से वो लिक्विड बन जाता है। और ये प्रोसेस चलते रहता है, ये प्रोसेस चलते रहता है। तो फिर एक ऐसा टाइम आता है जिस समय क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होता है वेपर के इक्विलिब्रियम में आ जाता है। उस समय जो वेपर मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। किसी लिक्विड के जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर रखिएगा उतना ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन करेगा, और जितना ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन करेगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो इसलिए इसका टेम्परेचर जो टेम्परेचर क्या होगा, क्या टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। फिर नेचर का अगर बात किया जाए तो जो लिक्विड जितना वोलाटाइल होगा, नेचर में जितना इजिली वोलाटाइल होगा, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जितना वीक होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। फिर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात कर लिया जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी कंटेनर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा रखिएगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स अगर वेपर में जाना भी चाहेगा तो उसको क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। एक कंप्रेस करने की वजह से वो क्या होगा, वेपर में नहीं जा पाएगा। वेपर में नहीं जा पाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और प्योरिटी का बात किया जाए तो जब कोई सॉलिड या लेस वोलाटाइल कंपोनेंट अगर प्रेजेंट हो जाता है, मिक्स करवाएंगे इस लिक्विड में, प्योर लिक्विड में, तो क्या होगा, उसके सरफेस पे
लिक्विड के सरफेस पे क्या होगा, उस वो नॉन वोलाटाइल या लेस वोलाटाइल लिक्विड प्रेजेंट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और जितना ज्यादा जितना कम वेपर मॉलिक्यूल्स बनेगा उतना कम उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। इसलिए प्योरिटी पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा प्योर लिक्विड होगा उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये था वेपर प्रेशर के बारे में। अब हम लोग को ये जानते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का अगर बात किया जाए तो जब किसी लिक्विड में क्या कीजिएगा, जब किसी ये लिक्विड है मान लीजिए, लिक्विड में अब कोई नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट मिलाइएगा तो एक्चुअली क्या होगा, उस लिक्विड के सरफेस पे कुछ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट के प्रेजेंट हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, उसको वहां पर वेपोराइजेशन का इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है नहीं हो पाता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होने की वजह से क्या होता है, उस लिक्विड में लिक्विड का क्या होता है, वेपर का फॉर्मेशन जो होता है कम होने की वजह से उस लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर डिफाइन किया जाए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिफाइन किया जाए तो क्या होता है, ये जो होता है when non volatile component is mixed in a liquid, then resulting mixture have less vapor pressure than pure liquid. This is known as क्या, lowering of vapor pressure. अब देखिए, तो कहने का मतलब ये हुआ, जब इसमें इस लिक्विड में क्या कीजिएगा, इस लिक्विड में जब कोई नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट कौन कौन सा हो सकता है, जैसे हुआ शुगर, NaCl हुआ, ठीक है, ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ, ये सब क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब इजिली जो है वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो अब देखिए क्या होगा, इसके सरफेस पे अगर एक भी नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट अगर प्रेजेंट रह गया तो क्या होगा, उस पॉइंट से क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाएगा, और नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाएगा तो जिसके वजह से क्या होगा, हम लोगों को वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो इसको क्या बोल देते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये डिक्रीज करने का एक और दूसरा वजह है, सॉलिड के या नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट के प्रेजेंट हो जाने से क्या होता है, कुछ जो लिक्विड का मॉलिक्यूल जो वेपर में जाने वाला होता है उसको भी अपने ओर अट्रैक्ट करता है, वंडरवाल फोर्स की वजह से। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, उससे भी इवेपोरेशन का रेट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो होता है वेपर प्रेशर वो डिक्रीज कर जाता है, और हम लोग बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर लोअर कर गया है, और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये था हम लोगों को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हम लोग क्या हो सकता है, कितना वेपर प्रेशर लोअर किया है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर P नॉट रहा होगा, मतलब प्योर लिक्विड है तो उसका नॉट रहा होगा, ठीक है, और जो रिजल्टिंग मिक्सर का जो वेपर प्रेशर आया वो हम लोगों को आ गया क्या, P आ गया, P आ गया, या P टोटल मान लीजिए, P टोटल मान लीजिए, ठीक है। और लोअरिंग मतलब चेंज, तो चेंज को बोलते हैं क्या, डेल्टा P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस PS, P टोटल या P सॉल्यूशन का PS भी मान सकते हैं, इजी के लिए PS ही मान लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कितना लोअर किया है हम लोगों को ये पता चल जाएगा। अब है हम लोगों को दूसरा नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक और बात क्या होता है, ये जो होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है,
डेल्टा पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन, और किसका, जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसको, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को हम लोग XV मान लेते हैं। ये नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम लोगों को अगर बात किया जाए रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो देखिए रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए अब हम लोग को लोडिंग जो आया है वो प्योर के कंपेयर में कितना किया है, किस फ्रैक्शन से डिक्रीज किया है उसके बारे में, मतलब प्योर लिक्विड के कंपेयर में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो डिक्रीज किया है वो किस फ्रैक्शन से डिक्रीज किया है, उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे देखिए अब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, ये रेशियो होता है किसका, रेशियो ऑफ लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी एंड क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इस दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों को, अब कितना रेशियो है, तो रेशियो किसका है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग को क्या, पी नॉट और माइनस पी एस ये लिख सकते हैं, और नीचे क्या लेना है, पी नॉट लेना है, तो हम लोगों को रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को अब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए रोल्स लॉ जानना है, रोल्स लॉ होता क्या है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ जो होता है वो कहता है जो किसी भी सॉल्यूशन जो बना है जिसमें अगर वन ऑफ द कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है तो उसका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन के, क्या है, रोल्स लॉ क्या होता है, ये कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन किसका है, ऑफ सॉल्यूट, ये हम लोगों को रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग अभी बोले हैं पी नॉट माइनस पी एस और बाई पी नॉट लिखते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ये हो गया सॉल्यूट XV, क्लियर है, एक ये फॉर्मूला आ गया। अब इससे आपको क्या कहेगा, आपको मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन करने के लिए कहेगा, वो भी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का, ठीक है। तो आप जानते हैं इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी नॉट माइनस पी एस और बाई पी नॉट इक्वल टू XV का फॉर्मूला अगर लिखे तो ऊपर आ जाएगा NV और बाई Na और प्लस NV, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग निकाले तो क्या आएगा फॉर्मूला डाइल्यूट सॉल्यूशन के, फॉर एनी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, या उसका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हम लोग बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स, डाइल्यूट के लिए क्या होना चाहिए, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस देन क्या, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और बहुत ही कम होगा तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं Na प्लस NB
इज अप्रॉक्स इक्वल टू क्या होगा एन ए, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर में तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस और बाई पी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा एन एन बी और बाई एन ए। और हम लोग इसको आप जानते हैं सिंस क्या एन इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई एम, एम बोलिए या एम बोल दीजिए ओनली, तो क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या डब्ल्यू बी बाई एम बी और नीचे आ जाएगा डब्ल्यू ए बाई एम ए। क्रॉस कर लीजिए तो हम लोग क्या आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस और बाई पी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस कीजिएगा तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए और बाई क्या आ जाएगा एम बी और इंटू डब्ल्यू ए। हम लोगों को ये फॉर्मूला आ जाएगा। इससे वेयर डब्ल्यू बी जो होगा वो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट का क्या होगा मोलिकुलर वेट, गिवन वेट होगा, गिवन मास होगा, और एम बी जो होगा नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट का क्या होगा मोलिकुलर मास होगा। डब्ल्यू ए जो होगा वो लिक्विड का क्या होगा मास होगा, और एम ए जो होगा वो क्या होगा हम लोगों को एम ए जो होगा हम लोगों को मोलिकुलर मास ऑफ क्या लिक्विड होगा। जैसे इस पे क्वेश्चन है कहेगा इफ वेपर प्रेशर ऑफ H2O at 298 Kelvin is 23.5 mm of Hg, then find the vapor pressure of solution if solution of 5% vapor pressure of 5% यूरिया सॉल्यूशन। ये है इसका हम लोग को वेपर प्रेशर कह रहा है फाइंड करने के लिए, और इसका वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं क्या 5% का मीनिंग क्या होता है, 5% का मीनिंग होता है 5 ग्राम सॉल्यूट कितना में है इन 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, मतलब क्या सॉल्वेंट 95 ग्राम है, ठीक है, और 5% दिया है मतलब क्या वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, लेस देन 10% है तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कैटेगरीज में रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कैटेगरीज में हम किसको रखते हैं, जिसका भी कंसंट्रेशन 5% से कम होता है उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, 5% से अबव वाले को हम लोग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कैटेगरीज में रखते हैं। ये सिर्फ एक बाउंड्री है, एजप्शन है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो होगा 20% होगा उसको कंसंट्रेशन बोलेंगे, ये कंपेरेबिलिटी है। जो जिसका भी कंसंट्रेशन कम होता है उसको डाइल्यूट बोलते हैं, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसको हम लोग कंसंट्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के बाद ये है 5% का मीनिंग आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया वेपर प्रेशर तो हम लोगों को क्या है सॉल्वेंट का पता है, तो सॉल्वेंट का हम लोग फॉर्मूला सॉल्वेंट ये पी नॉट क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या आ जाएगा हम लोगों को 23.5 और माइनस पी एस और बाई 23.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखिए अब गिवन मास ये सॉल्यूट का है, जिसका सॉल्यूट क्या है यूरिया है, तो डब्ल्यू बी पुट करेंगे यूरिया 5 और इंटू इसका मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा एम ए दिया है, एम ए मोलिकुलर मास सॉल्वेंट का होता है, और वाटर में है तो वाटर में हम लोग लेंगे वाटर का मोलिकुलर मास 18 होता है। उसके बाद हम लोग को क्या दिया, उसके बाद दे दिया है क्या 95 ग्राम क्या है एमबी का वैल्यू दे दिया है, एमबी यूरिया है 60 है, और मोलिकुलर इसका क्या दे दिया है आपको गिवन मास दे दिया है 95। अब हम लोगों को इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा पी एस बाई 23.5 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू ये कटने वाला है 12, ये कटने वाला है, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा आप लोगों को 12 3 जा 16 और 12 2 जा सॉरी 6 3 जा 16 और 6 2 जा 12। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, ऊपर आ जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा 3 बाई 2 इंटू 95। अब हम लोगों को इसको इस साइड भेज दीजिए
तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, जैसे इस साइड इसको भेजिएगा हम लोगों को आ जाएगा PS बाई 23.5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 3 बाई 195 को हम लिख सकते हैं 190 PS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 190 माइनस 3 और बाई 190 और इंटू क्या आ जाएगा 23.5। यही हम लोगों को क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हम लोगों को क्या रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपको मॉलिक्यूलर मास पूछ सकता है, क्या होगा मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन आपको कह सकता है करने के लिए। जैसे दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका वेपर प्रेशर दे दिया है और उसका आपको दे देगा क्या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे देगा और आपको कहेगा निकालने के लिए हम लोगों को टोटल उसका मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।